हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सोल स्टडी। सबसे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ फॉर मेकिंग दिस वीडियो लेट। एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजंस थे, बट सो के आपके एग्जाम अब नियर हैं और ये जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रिमेम्बर रख पाएंगे अपने एग्जाम तक। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा उत्तराधिकार या पुत्राधिकार, और जिसको लिखा है रविंद्र जैन ने। ये चैप्टर जो है वो पितृसत्तात्मक समाज पर आधारित है। पितृसत्तात्मक समाज एक ऐसा समाज होता है जहाँ पर पुरुषों का वर्चस्व होता है। पुरुष जो होते हैं वो मुखिया माना जाते हैं। हम एक घर की बात करते हैं तो एक घर में भी क्या होता है, एक पुरुष को ही मुखिया माना जाता है। और इस जो हमारा भारत है यहाँ पे भी पुरुष को ही हम प्रधान मानते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो स्थितियां हैं, स्त्रियों की स्थितियां बहुत ही निम्न है। स्त्रियों को जो होता है कि संपत्ति का अधिकार भी उन्हें न के बराबर दिया जाता है, उनको पुरुषों की तुलना में पीछे रखा जाता है। तो उनकी स्थिति के ऊपर इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ हिंदू समाज में ही नहीं बल्कि हर समाज में, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे ईसाई हो या पारसी, हर समाज में महिलाओं के साथ जो है अभी भी भेदभाव किए जा रहे हैं। हमारे संविधान में हमें कहने को तो अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन ये जो रियलिटी में क्या है, अभी भी हमें अधिकार नहीं मिले हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पितृसत्तात्मक समाज में संपत्ति का जो उत्तराधिकारी होता है, जिसे वारिस बनाया जाता है, वो कौन होता है? वो वैध संतान होती है। मतलब जो लीगल सन होगा उसी को ही हम संपत्ति का अधिकार देंगे। अवैध संतान को, जो विवाह संस्था से बाहर जो बच्चे जन्मते हैं, जिसे अवैध माना जाता है, उनको कोई भी हक नहीं दिया जाता है उनके पिता की संपत्ति में से। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं कि किन्हें वो सिर्फ संपत्ति का अधिकार देंगे। तो महिलाओं की जो स्थिति है वो हर चीज में पीछे है। अगर जो बच्चा जो होता है अवैध माना जाता है, उसे अपनी माँ की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, लेकिन अपने पिता की संपत्ति में उसे अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्त्रियों की। स्त्रियों को क्या होता है कि सिर्फ दिखावे के लिए ही संपत्ति का अधिकार दिया जाता है, और लेकिन जो रियलिटी में क्या होता है कि पितृसत्तात्मक समाज में वो विवश हो जाती है, उसे अपना अधिकार छोड़ना पड़ता है। उसके मन में ये बात घर कर दी जाती है कि उसके परिवार में सिर्फ उसके भाइयों को ही उसके पिता की संपत्ति से अधिकार मिलेगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा हमें पता है कि कानून प्रक्रिया हमारी कितनी ज्यादा, लॉ जो है बहुत ही जटिल होता है, इसमें बहुत सारे दाव पेच होते हैं। तो एक स्त्री क्या होती है, इतनी चीजों को झेलने से अच्छा वो क्या करती है कि उस चीज को छोड़ देती है, उस संपत्ति को पाने की इच्छा वो छोड़ देती है। स्त्री को क्या माना जाता है? सिर्फ उन्हें पुत्र प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। वो वंशज बढ़ाने में अपना योगदान देती है, सिर्फ उन्हें इस चीज का साधन माना जाता है। ठीक है, लेकिन जो परिवार में जो निर्णय लेने का अधिकार होता है, जो संपत्ति का अधिकार होता है, जो बड़े बड़े फैसले करने का अधिकार होता है, वो किसे दिया जाता है? वो पुरुषों को दिया जाता है, क्योंकि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है। और आज बात करें कि जो उत्तराधिकारी मात्र पुत्राधिकारी बन गया है। कहने का मतलब है, अगर हम उत्तराधिकारी की बात करते हैं कि घर का वारिस कौन होगा, तो वो पुत्राधिकारी होगा, मतलब पुत्र होगा। पुत्र को ही अधिकार दिया जाता है वारिस बनने का। ठीक है, पहले तो उत्तराधिकारी का सवाल तभी उठता था जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बनाए, अपनी संपत्ति की वसीयत करे बिना परलोक सिधार जाता था। और आज ऐसा नहीं होता। आज कोई भी व्यक्ति क्या करता है कि वो पहले से ही अपने जाने से पहले, अपने मरने से पहले ही वसीयत बना देता है और अपने बच्चों के बीच उसे बांट के जाता है। ठीक है, क्योंकि वसीयत क्या होता है, किसे देनी होती है, उन्हें पता होता है कि पुत्रों को ही वसीयत देनी है और उनके नाम करके वो चल देते हैं। पुत्रों को लेकर अनेक साहित्य ग्रंथ, शास्त्र भी छापे गए। पुत्र गौरव जो है, रामायण, अभिज्ञान शकुंतलम, मुझे चांद चाहिए, ये सारे क्या है, ग्रंथ हैं जो पुत्रों के ऊपर छापे गए थे कि पुत्र जो होते हैं कितने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे समाज में क्या होता है कि सौतेले बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार होता है। कहने का मतलब है उन्हें संपत्ति में पूरा पूरा अधिकार नहीं मिलता है। सौतेले बच्चों के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो सोचो अवैध बच्चों के साथ क्या होगा। ठीक है, तो ये इसलिए किया गया है ताकि विवाह को लोग बनाए रखें, विवाह संस्था बनी रहे। तो आगे इसमें हम पढ़ेंगे अब कि एक कंडीशन बस ऐसी है जहां पर स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार मिल सकता है, और वो कंडीशन क्या है कि अगर परिवार में कोई भी पुत्र ना हो, कोई भी बेटा ना हो, तब उस स्थिति में क्या होता है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन आजकल क्या है, लोग अपने वंश को चलाने के लिए पुत्रों को गोद भी ले लेते हैं। पुत्रियों को गोद लेने वालों की संख्या कम है, लेकिन जो पुत्र को गोद लेते हैं उनकी संख्या ज्यादा है।
तो इस स्थिति में भी क्या होता है कि महिलाएं जो है वो पीछे रह गई, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि अगर फैमिली में कोई भी लड़का ना हो, लेकिन वो क्या होता है कि लड़के को बाहर से गोद लेके आ जाते हैं। तो ये ऐसी स्थितियां हैं जहाँ पे महिलाएं जो है हमेशा पीछे रह जाती है, महिलाओं का हर एक चीज में शोषण किया जाता है। और अगर बात करें हम मुसलमानों की, मतलब मुस्लिम समाज की, तो उसमें क्या होता है कि जितना हिस्सा अगर स्त्रियों को दिया गया तो उसका दुगना हिस्सा क्या होता है पुरुषों को दिया जाएगा संपत्ति में। तो यहाँ तो स्थिति जो है स्त्रियों की हिंदू समाज से भी ज्यादा बुरी हो रखी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आगे कि पुत्राधिकार, जो आज जो उत्तराधिकार की बात करते हैं, जो वारिस जिसे हम कहते हैं, उत्तराधिकार जो है वो उत्तराधिकार ही बन के रह गया है, जिसमें स्त्री पुरुष सभी को संपत्ति के समान अधिकार नहीं दिए जाते हैं। पुरुषों को ही पुत्राधिकार माना जाता है। पुत्राधिकार का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है, पिता होता है, भाई, इन्हीं को पूर्ण रूप से संपत्ति पर अधिकार दिया जाता है और स्त्रियों को ये अधिकार नाम मात्र के दिए जाते हैं। आखिर इतना भेदभाव हमारे समाज में किया क्यों जाता है? कोई सोच सकता है? क्योंकि उनका मानना है, लोगों का मानना होता है कि उनका वंश जो है, उनका नाम जो है वो कौन बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा उनका बेटा, उनका पुत्र। इसलिए वो क्या करते हैं, जो भी उनका व्यापार होता है, जो भी कृषि की जमीन जायदाद होती है, घर की जमीन जायदाद, वो सब कुछ अपने बेटे के नाम कर देते हैं। और उनका मानना होता है कि बेटियां तो पराई अमानत होती हैं, एक दिन वो कन्यादान करके उन्हें अपने बेटियों को विदा करना पड़ेगा। ठीक है, और वो ससुराल चली जाएंगी। तो इस कारण क्या होता है, लोग अपने बेटों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि स्त्रियों को, मतलब अपनी बेटियों को अच्छा खिलाना पिलाना, पढ़ाना बिहाना, इन सब में भी उन्हें बोझ लगने लग जाता है कि एक बेटी के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ेगा और एक दिन वो चली जाएगी। ठीक है, तो आजकल के टाइम में हमें पता है कि बहुत से लोग जो हैं, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उससे पहले ही चेकिंग करवा लेते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारे समाज में कुछ गलत धारणा है, कुछ गलत ही बातें हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं बेटियां पैदा ना हो जाए, उन्हें बस बेटे का ही सपना रहता है। अब बात करते हैं हम एक परिवार की। परिवार में क्या होता है, एक पिता जो होता है उसे अपने परिवार का संरक्षक माना जाता है, जो अपने फैमिली की रक्षा करता है। ठीक है, तो किसे माना गया? पिता को माना गया एक संरक्षण, जो परिवार का मुखिया होता है। अगर फैमिली में पिता नहीं है तो उसके बाद माता का नंबर आएगा, मतलब स्त्री का नंबर आएगा। ठीक है, तो अगर और बात आगे करते हैं कि अगर एक कपल है जो कि नाबालिग है, तो उस स्थिति में भी क्या होगा कि पति को ही संरक्षण माना जाएगा अपनी पत्नी का। हम सभी को पता है कि जो बाल विवाह है वो एक दंडनीय अपराध है, लेकिन हर स्थिति में उसे वैध माना जाता है। पहले के टाइम की बात कर रहे हैं हम, अब जो है स्थिति चेंज हो गई है। अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से जब एक पुरुष होता है, जब उसे सत्ता का अधिकार मिल जाता है, जब उसे संपत्ति मिल जाती है, तो उसका जो बिहेवियर होता है कैसे वो चेंज हो जाता है, उसमें एक ईगो आ जाता है, वो अपने आप को बहुत ही बड़ा मानने लग जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर एक फैमिली में औरत को अधिकार दिया जाता है, अगर उसमें पिता नहीं है, तो वहां पर क्या होता है कि उस औरत को अधिकार मिल जाते हैं। अच्छा, चलो आगे बात करते हैं कि अगर एक फैमिली में एक बेटा है जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय क्या होता है कि उत्तराधिकार, अब उसकी फैमिली में ना तो पिता है ना ही कोई उसका बच्चा है, तो इस स्थिति में क्या होता है, उत्तराधिकार का जो भी संपत्ति होगी वो उसकी माँ को मिल जाएगी। ठीक है, अगर वो संपत्ति उसकी माँ को मिल जाएगी तो वो भी क्या करेगी, वो भी उस प्रथा को आगे बढ़ाएगी। वो जो उसके बेटे की जो विधवा पत्नी हुई उसको कोई भी अधिकार नहीं देती है संपत्ति में, बल्कि उसको उस अधिकार से वंचित कर देती है। कहने का मतलब है, जब लोगों के पास सत्ता आती है तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अभी तक तो हम बुराई कर रहे थे कि पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष होते हैं ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन जब महिलाओं के हाथों में पावर आ जाती है तो वो भी उसी प्रथा को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि उसके जो बेटे की जो विधवा थी उसको कोई भी संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। अगर वो किसी और से शादी कर लेती है, वो विधवा अगर किसी और से पुनः विवाह कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा, अगर कोई पुत्र होता है, तो उसे अपनी पिता की संपत्ति से कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है, यहाँ से उस विधवा और उसके बच्चे की जो लाइफ होगी वो स्ट्रगल से शुरू हो जाएगी, उसे अपनी पति की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। तो हर स्थिति में क्या है, महिलाएं जो है पिस रही हैं। और आज लोगों ने क्या है कि इस स्थिति को, इस कंडीशन को स्वीकार भी कर लिया है, वो अपने लिए राइट मांगने के लिए लड़ना भी भूल चुकी हैं।
जब तक उत्तराधिकार जो है सिर्फ पुत्रों को ही मिलेगा, तब तक क्या है कि महिलाओं की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आएगा। तो हमें जरूरत किस चीज की है? हमें जरूरत है इस पितृसत्तात्मक समाज को खत्म करने की, एक ऐसा समाज बनाने की जिसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही बराबर का अधिकार दिया जा सके। तभी हम कहेंगे कि समानता जो है, इक्वालिटी जो है हमारी इंडिया में है। अदरवाइज ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से कुछ भी नहीं होता। तो ये जो चैप्टर है यहीं फिनिश होता है, लेकिन अभी इसकी हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जब तक पूंजी पर पुत्राधिकार बना रहेगा तब तक नारी मुक्ति, समान अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, सम्मान, पहचान या गरिमा का सपना साकार होना असंभव है। इसमें हमें अपने विचार लिखने हैं। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि जब तक पूंजी पर, जब तक संपत्ति का अधिकार सिर्फ पुत्रों को मिलेगा, तब तक हमें हमारे समाज में नारियों की मुक्ति नहीं मिल सकती, नारियों को ऊंचा स्थान नहीं मिल सकता, सभी को एक जैसा अधिकार नहीं मिलेगा, सभी को एक जैसे इक्वल राइट नहीं होंगे। ठीक है, तो महिलाएं क्या होगी, इस स्थिति में पिछड़ जाएंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें अपने विचार बताने हैं इसमें। तो आंसर स्टार्ट करते हैं हम अपना। हमें पता है कि ये जो बुक है, ये जो चैप्टर हमारा उत्तराधिकार बनाम पुत्राधिकार है, उसे अरविंद जैन ने लिखा है। तो हम जब भी आंसर देंगे तो इंट्रोडक्शन हम अच्छे से बताएंगे कि चैप्टर किसने लिखा है और इसके राइटर कौन है। तो सभी चैप्टर के आप राइटर्स भी जरूर याद कर लेना। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इस चैप्टर में जो है पुरानी परंपराओं को पढ़ रहे थे, भारतीय परंपराओं को पढ़ रहे हैं कि स्त्रियों और पुरुष के अधिकारों को लेकर आज समाज में कितनी असमानता है। इनके अधिकारों को लेकर एक समाज में बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो चुकी है। अब अगर हम बात करते हैं पुराने समाज से लेकर स्वतंत्र समाज तक, जितना हमने, इतनी लंबी दूरी हमने अभी तक तय की, 1947 हमने अपने देश में क्या कहते हैं, हमें लिबर्टी मिली थी। तो इस टाइम से पहले के टाइम से लेकर अभी तक देखें, फिर भी क्या है, स्थिति एक जैसी ही बनी है। आज भी पुत्राधिकार, जो उत्तराधिकार है वो पुत्रों को ही मिलता है। तो समाज में चेंजेस भी हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है और इस चीज का बहुत ही दृढ़ता से पालन भी किया जाता है। अगर आज बात करते हैं तो जो उत्तराधिकारी है आज वो पुत्राधिकारी का पर्याय बन गया है। कहने का मतलब है, अगर हम उत्तराधिकार की बात करें, वारिस की बात करें, तो वो कौन है? पुत्राधिकारी। आप इन दोनों वर्ड्स का यूज कर सकते हैं उत्तराधिकारी के लिए। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ कि स्त्रियों के मन में ये बात आ गई है कि उनकी माता पिता की जो संपत्ति होती है उसमें सिर्फ उनके भाइयों का ही हक है। क्योंकि आज स्त्रियों को बचपन से ही समझाया जाता है कि तुम तो पराई अमानत हो, तुम दूसरे घर चली जाओगी, ठीक है, तुम्हें इस घर को एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा। तो क्या है कि महिलाएं भी जो होती है इस बात को स्वीकार कर लेती हैं। और ये जो हमारी परंपरा है पुत्राधिकार की, वो लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन आज इसमें चेंजेस करने का कोई भी नहीं सोचता है, ना ही हमारा समाज सोचता है, ना ही हमारा संविधान सोचता है। ठीक है, इसके विपरीत क्या होता है कि जब भी हम संविधान में कुछ चेंजेस लाते हैं, संशोधन लाते हैं, तो इस स्थिति को हम बनाए रखते हैं। चाहे हम थोड़े बहुत अधिकार स्त्रियों को आज देते जा रहे हैं, लेकिन ये स्थिति बनी की बनी है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि उत्तराधिकार जो कानून है उसके कारण स्त्रियों के साथ क्या है, लगातार भेदभाव किए जा रहे हैं। आज नैतिक मूल्य जो होते हैं, हमारे मोरल वैल्यूज, उसका पतन हो रहा है, वो खत्म हो रहे हैं। रिश्ते जो होते हैं परिवार में वो तेजी से टूटते जा रहे हैं। ठीक है, तो लेखक जो होते हैं वो कहते हैं, उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि एक तो परिवार बचाओ के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं, हम कुछ अनेक अभियान चलाते हैं, लेकिन आज क्या है कि हम अदालत में जाते हैं तो हम देखते हैं कोर्ट में कि तलाक के केसेस कितने सारे चलते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्त्रियों पर यौन हिंसा, शोषण को लेकर, उत्पीड़न को लेकर बहुत सारे मुकदमे चलते रहते हैं। तो वही लेकर कहते हैं कि पहले तो हम परिवार बचाओ के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और ऊपर से आज क्या है, समाज में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि लोग जो है डाइवोर्स ले रहे हैं और महिलाओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इन जब केसेस को सुनते हैं तो हम कुछ आश्चर्य भी नहीं होते, क्योंकि क्या है कि आज ये केसेस बहुत ही आम हो चुके हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी पुरुष प्रधान समाज ही कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। तो लेखक कहता है कि अगर हमें इन चीजों को खत्म करना है, अगर हमें समाज में एकता लानी है, समानता लानी है, तभी ये संभव तभी होगा जब संपत्ति का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को दे दिया जाए। जब तक पूंजी पर सिर्फ पुत्राधिकार बना रहेगा तब तक समाज में ऐसी असमानताएं क्या है, वो भी बनी रहेंगी। ठीक है, तो इसका समाधान करते हुए लेखक कहता है कि जब तक पूंजी पर पुत्राधिकार बना रहेगा तब तक नारी मुक्ति, समान अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, इन सब का सपना संभव होना मुश्किल ही है। ठीक है, तो पूंजी का समान बंटवारा
करना चाहिए, जिससे हमारे पितृसत्तात्मक समाज को खत्म किया जा सके। तो इस उत्तराधिकारी के जो नियम को कौन तोड़ सकता है, इसको तोड़ने के लिए समाज की जरूरत है और कानून की जरूरत है। कानून बताए हमें बहुत ही पावरफुल होता है, तो कानून चाहे तो संविधान में कुछ संशोधन करके इसे बदल सकता है। तो ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड बेस्ट ऑफ लक।